नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है और यह नेट जेआरएफ तथा ऑल सेट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे बद्ध रीति काव्य। बद्ध रीति काव्य यह हम आज देखेंगे रीतिकाल में। इससे पहले हमने भक्तिकाल देखा, आदिकाल देखा, भक्तिकाल देखा, जो भी प्रभाग थे वहाँ सब कुछ देखे। और आज हम रीति काव्य में बद्ध रीति काव्य यह देखेंगे। रीतिबद्ध कवि संख्या में अधिक है। जो बद्ध रीति है, बद्ध रीति के जो कवि है वह संख्या में अधिक है। शुक्ल जी ने इसका उपविभाजन नहीं किया है। इसमें प्रथम दृष्टि में पता नहीं लगता कि उनकी अपनी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो शुक्ल जी ने अन्य विभाग नहीं किए तो उन कवियों की मुख्य विशेषताएं क्या है यह पता नहीं चलता। रीति ग्रंथ तो सब लोगों ने लिखा है, पर उनमें कुछ का महत्व रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखने के कारण है, तो कुछ का महत्व काव्य, यानी कुछ जो रीति ग्रंथ जो है सभी ने लिखे, लेकिन कुछ कवि का जो महत्व है, आचार्यों का जो महत्व है, वह रीति ग्रंथ लिखने के कारण उनका महत्व है। और कुछ का जो है कुछ कवियों का जो महत्व है केवल काव्य लिखने के कारण है। अंततः इन्हें सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर बच्चन सिंह ने उनको दो वर्गों में बांटा है। पहला है रीति चेतस और दूसरा है काव्य चेतस। कोई चाहे तो इन्हें लक्षण चेतस और लक्ष्य चेतस भी कह सकता है। लक्ष्य यानी काव्य चेतस और लक्षण यानी रीति चेतस। अभी रीति चेतस यहाँ देखते हैं। रीति चेतस को ही लक्षण चेतस भी कहते हैं। चिंतामणि। अभी रीति चेतस में सबसे पहले बच्चन सिंह ने चिंतामणि को रखा है। पहले कहा जा चुका है कि रीति काव्य दो परंपराएं थी, यानी पहले भी बच्चन सिंह ने कहा है कि रीति काव्य की दो परंपराएं थी। एक परंपरा केशव की थी और दूसरी चिंतामणि की। यानी एक परंपरा जो थी चिंतामणि की और एक केशव की थी। केशव से पहले चिंतामणि हो चुके थे। दूसरी परंपरा जो अविच्छिन्न रूप से चलती रही, चिंतामणि से आरंभ हुई। शुक्ल जी ने इसका रचनाकाल 1650 के लगभग ठहराया है। यद्यपि इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। यानी पहली जो है वह चिंतामणि से प्रारंभ मानी है शुक्ल जी ने, लेकिन शुक्ल जी ने उसका काल जो है 1625 माना है, लेकिन कुछ सटीक तरह से कुछ प्रमाण नहीं मिलते हैं। चिंतामणि तिकवापुर कानपुर के निवासी थे। यानी चिंतामणि जो थे वह कानपुर में जो चिकवापुर यानी आज का कानपुर के निवासी थे। परंपरा से प्रसिद्ध है कि भूषण, मतीराम और जटाशंकर इनके भाई थे। यानी चिंतामणि के भाई कौन थे? चिंतामणि के भाई भूषण, मतीराम और जटाशंकर यह चिंतामणि के भाई थे। इन्हें नागपुर के भोसला राजा, यानी यह हमने कल देखा था, फिर भी आज भी थोड़ा सा देख लेंगे क्या होता है। यह देखा था कल के वीडियो में। इन्हें नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह का आश्रित, यानी चिंतामणि को जो नागपुर के भोसला राजा थे मकरंद, इनके राजाश्रित कवि बताया जाता है। इन्होंने अपना पिंगल ग्रंथ इन्हीं के आदेश से लिखा है। यानी भोसला राजा जो मकरंद था, इन्हीं के आदेश से चिंतामणि ने पिंगल ग्रंथ लिखा था। किशोरीलाल गुप्त ने खोज के उत्साह में कहा है कि ये मकरंद शाह वही है जिसका उल्लेख शिवराज भूषण में आया है। यानी यह मकरंद कौन है? मकरंद शाह वही है जिसका शिवराज भूषण में उल्लेख आया है। मकरंद शाह शिवाजी के पितामह थे। यानी जो मकरंद शाह जो थे वह शिवाजी के पितामह थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पितामह शाहजी थे। यद्यपि एक पीढ़ी के बीच कम से कम 20 वर्षों का अंतर माना जाए तो मकरंद शाह शिवाजी से 40 वर्ष पहले हुए। यानी शिवाजी से पहले मकरंद जो है 40 साल पहले हो चुके हैं। एक भाई मकरंद शाह और दूसरा शिवाजी का आश्रित हो, यह संभव ही नहीं है। इस मकरंद शाह के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी मकरंद के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। चिंतामणि और भूषण की जन्म तिथियों में 4-5 वर्षों का ही अंतर है। चिंतामणि और भूषण यह दो भाई बताए हैं, तो इनके बीच का जो अंतर है वह 4-5 वर्षों का अंतर है। इनके द्वारा लिखे गए 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अभी चिंतामणि के द्वारा जो 4 ग्रंथ लिखे हुए उनका ही उल्लेख मिलता है।
पहला चिंतामणि का जो ग्रंथ है वह है कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, पिंगल और रामायण। यह चिंतामणि के 4 ग्रंथ हैं। इनमें से केवल 2 ग्रंथ उपलब्ध है, केवल 2 ही ग्रंथ उपलब्ध है। कवि कुल कल्पतरु और पिंगल, यही 2 चिंतामणि के ग्रंथ उपलब्ध हैं, किंतु कवि कुल कल्पतरु अधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में काव्य शास्त्र के सभी अंगों का सन्निवेश यानी कवि कल्पतरु में काव्य शास्त्र के अंगों का समावेश है। कविता की दृष्टि से ये सामान्य कोटि के कवि है, यानी एक सामान्य कवि की कोटि है चिंतामणि। अभी यहाँ से जसवंत सिंह देखते हैं। जसवंत सिंह का जो जन्म है वह 1626 में हुआ है और इनकी मृत्यु, जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई है। जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे, यानी जसवंत सिंह जो थे वह मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ यानी जो राजस्थान प्रदेश के राजा थे जसवंत सिंह। एक मिनट। जसवंत सिंह का जो जन्म है वह 1626 में हुआ और जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई है। जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे, यानी मारवाड़ी पर से जो राजस्थान की तरफ, राजस्थान प्रदेश के राजा थे मारवाड़ के। ये विद्या बल और बुद्धि में अत्यंत संपन्न थे, यानी वह विद्या और बौद्धिक स्तर पर यह संपन्न थे, यानी एक बुद्धिमानी थे। अपने पराक्रम के कारण ये शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों के विश्वास पात्र थे, यानी यह बुद्धिमानी थे, बौद्धिक क्षमता से संपन्न थे, तो यह औरंगजेब और शाहजहाँ और औरंगजेब इन दोनों के विश्वास पात्र थे। जसवंत सिंह शाहजहाँ और औरंगजेब के विश्वास पात्र थे। मुगलों के पक्ष में उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, यानी जसवंत सिंह ने मुगलों के सफाइयों में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी है। इनके द्वारा लिखा गया भाषा भूषण ग्रंथ अपनी स्वच्छंदता और सरलता के कारण अत्यंत लोकप्रिय था। अभी मैं एक बात बताता हूँ, भाषा भूषण यह हमें भूषण का ग्रंथ लगता है, लेकिन यह जसवंत सिंह का ग्रंथ है भाषा भूषण। तो भाषा भूषण यह इनका लोकप्रिय ग्रंथ है। स्वच्छंदता और सरलता इसमें दिखती है, इसलिए यह भाषा भूषण जो है ग्रंथ लोकप्रिय बना है। वे सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं, यानी जसवंत सिंह जो थे एक सिर्फ वहाँ आचार्य थे, एक विद्वान थे, कवि नहीं थे। भाषा भूषण के नायिका भेद के लिए उन्होंने भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिनी को आधार बनाया है। तो अलंकारों के लिए कुवलयानंद को, यानी जो भाषा भूषण में नायिका भेद बताया है, भाषा भूषण में नायिका भेद जो है वह भानुदत्त का जो रस मंजरी और रस तरंगिनी ग्रंथों का आधार लेकर भाषा भूषण ग्रंथ में नायिका भेद बताया है। तो अलंकार जो है, अलंकार कुवलयानंद के आधार पर बताया है। अभी यहाँ से भिखारी दास देखते हैं। भिखारी दास का जो कविता काल है वह 1734 से लेकर 1750 तक माना जाता है, यानी केवल 1734 और 1750 यानी एक 16 वर्ष का कालावधि। भिखारी दास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक आचार्य है, यानी भिखारी दास भी आचार्य है। इनकी प्रासंगिकता का रहस्य संस्कृत काव्य शास्त्रों की उद्धरणी प्रस्तुत करने में नहीं है, बल्कि अपने ग्रंथों को हिंदी से संदर्भित करने में है। यानी भिखारी दास आचार्य थे तो इन्होंने जो प्रासंगिकता दिखाई वह संस्कृत काव्य शास्त्रों से नहीं दिखाई है, तो हिंदी भाषा में संदर्भित करके, हिंदी भाषा से संदर्भ लेकर इन्होंने जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए वह प्रसिद्ध थे, महत्वपूर्ण थे। भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य है, यानी भिखारी दास जो है वह हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य है। इन्होंने हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर भी विचार किया है। यानी भिखारी दास यह हिंदी भाषा के पहले काव्य शास्त्र आचार्य है और इन्होंने हिंदी में काव्य परंपरा, भाषा, छंद और तुक इस पर विचार किया है। तत्कालीन सामंती समाज की अपनी विशेषताओं का भी उद्घाटन किया है। ये प्रतापगढ़ अवध के पास
गोंधा ग्राम के निवासी थे, यानी यह अवध के पास जो योंगा नामक गांव के निवासी थे। और प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के दरबारी कवि थे, यानी भिखारी दास जो थे हिंदुपति सिंह के दरबारी कवि थे, जो कि पृथ्वी सिंह के भाई थे। इनके दरबारी कवि थे, राजकवि थे। भिखारी दास यह हिंदुपति सिंह के दरबारी कवि थे या राजकवि थे। इन्होंने अपने 7 ग्रंथों का उल्लेख प्रताप सोम वंशावली में स्वयं किया है, यानी भिखारी दास के 7 ग्रंथ है और 7 ग्रंथों का उल्लेख भिखारी दास ने किस में किया है? प्रताप सोम वंशावली में स्वयं किया है। अमरकोश या नाम प्रकाश 1737, विष्णु पुराण, शतरंज, शतिका, विष्णु पुराण, शतरंज शतिका, रस सारांश 1742, छंदावर्धन पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746 और श्रृंगार निर्णय 1750। अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का भाषानुवाद है, यानी अमरकोश जो संस्कृत का है उसका अमरकोश भाषानुवाद है। इसी को अमर प्रकाश या नाम प्रकाश भी कहा जाता है। नाम प्रकाश और अमर प्रकाश किसको कहा जाता है? भाषा अनुवाद को ही अमरकोश संस्कृत के अमरकोश भाषा अनुवाद को ही नाम प्रकाश कहा जाता है। विष्णु पुराण संस्कृत से हिंदी में पद्यानुवाद है, यानी विष्णु पुराण जो संस्कृत में है, विष्णु पुराण संस्कृत में है, इसका पद्यानुवाद हिंदी में भी है। शतरंज शतिका में शतरंज की चालों का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका भेद वर्णित है, यानी श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका भेद बताया गया है। रस सारांश में श्रृंगार के साथ अन्य रसों का भी समावेश किया गया है। जो रस सारांश है उसमें श्रृंगार रस के साथ अन्य रसों का भी समावेश किया गया है। काव्य निर्णय में शब्द शक्ति, रस, अलंकार, गुणवृत्ति, दोष आदि के संग संग हिंदी छंदों के तुकों का भी विवेचन किया गया है। छंदावर्धन में छंदों का विस्तृत वर्णन है। जो छंदावर्ण ग्रंथ है उसमें छंदों का विस्तृत वर्णन बताया गया है। दास के यानी जो भिखारी दास के आचार्यत्व पर शुक्ल जी ने कई आरोप लगाए हैं, यानी भिखारी दास के आचार्यत्व पर शुक्ल जी ने कई आरोप लगाए। पहला आरोप पहला आरोप कौन सा लगाया है शुक्ल जी ने, यह देखते हैं। पहला यह कि इन्होंने श्रीपति से बहुत कुछ लिया है। दूसरा यह कि इन्हें हिंदी काव्य क्षेत्र में परकीय प्रेम की प्रचुरता दिखाई पड़ी, जो रस की दृष्टि से रसाभास के अंतर्गत संपत्ति है। और तीसरा यह कि कुछ तलों पर लक्षण गड़बड़ है और उदाहरण अशुद्ध, जैसे उपादान लक्षणा श्रीपति से बहुत कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि दोनों ने काव्य प्रकाश से सामग्री ग्रहण की है। यानी भिखारी दास ने भी और श्रीपति ने भी काव्य प्रकाश ग्रंथ से सामग्री ली है। संस्कृत के काव्य शास्त्र में परकीय प्रेम रसाभास रहा होगा, पर रीतिकाल तो परकीय प्रेम से भरा पड़ा है, यानी रीतिकाल में परकीय प्रेम ही अपनाया गया है। अनैतिक होते हुए भी यह उस काल की सामान्य सामंती प्रवृत्ति थी। स्वकीय के लक्षण के अंतर्गत इन्होंने रक्षिताओं को सम्मिलित करके स्वकीय का अर्थ विस्तार कर लिया है। श्री मानन के भवन में भोग्य भागिनी और तीनहु को सुकिया ही में गए ने सुकबी सिरमौर, पर यह सामान्य स्वकीय नहीं है। यानी मैं जहाँ महत्वपूर्ण है वहीं पर विश्लेषण करूँगा, जो परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। जहाँ जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने के योग्य नहीं है वह मैं सिर्फ पढ़ूँगा। ये श्रीमंतों के घरों में पाई जाती है, यानी स्वकीय जो प्रेम है वह श्रीमंतों के घरों में पाई जाती थी, साधारण गृहस्थों के घरों में नहीं। उनकी सभी नायिकाओं की एक और विशेषता है, यानी जो स्वकीय जो नायिका है वह श्रीमंत घरों में पाई जाती थी, सामान्य घरों में या साधारण परिवार में नहीं थी। उनकी सभी नायिकाओं की एक और विशेषता है, साहिबी कहना न होगा कि यह विशेषता सामंत वर्ग की ही हो सकती है। उपादान लक्षणा पर भी विचार कर लेना चाहिए। दास ने इसका लक्षण दिया, यानी जो उपादान लक्षण है उस पर ही विचार कर देना चाहिए। और जो भिखारी दास है उसने लक्षण दिया है, उपादान सो लक्षणा
परगुन लीने होई। कुंत चलत सब जग कहे, नर बिनु चले न सोई। उपादान लक्षणा में लक्षणार्थ में वांग्यार्थ अन्वित रहता है, यानी उपादान लक्षण में जो लक्षणार्थ होता है, जो लक्षण उपादान लक्षण में लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ जो है अन्वित रहता है, इसी को अजहर्स्वार्थ भी कहता है। यानी अजहर्स्वार्थ किसको कहते हैं? जब उपादान लक्षण में लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ रहता है तब उसको अजहर्त्वार्थ भी कहते हैं। यानी जो अपने वाच्यार्थ का परित्याग न करे। कुंत चलत कुंता प्रविशस्ति का छायानुवाद है। इसकी प्रकृति हिंदी है। हिंदी में कुंत या भाले प्रवेश करते हैं, इन्हीं नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यह हिंदी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। कुंत चलत में वाच्यार्थ का बोध होता है। कुंत अपने आप नहीं चलते। व्यक्ति पारस्परिक झगड़े या युद्ध में कुंतों का प्रहार करते हैं। यहाँ पर भी कुंत का अर्थ कुंत धारण करने वाला ही होता है। इसी प्रकार लाठी चल रही है को भी समझना चाहिए। रीतिकाल के संबंध में लिखते समय तत्कालीन काव्य रसिकों के आचार विचार का उल्लेख प्रारंभ में किया जा चुका है। दास ने उसे और पुष्ट कर दिया है। अधर मधुरता, कठिनता, कुछ तीक्ष्णता, त्योर रस कवित्व, परित्यक्तता, जाने रसिक न और। भला वह वाक्य का रसिक क्या होगा जिसने अधरों के माधुर्य, कुचों के काठिन्य और त्योरियों के तीखेपन का स्वाद न लिया हो। अभिनव का सहृदय इतना भाग्यवान न था। अधिकारी छात्र, विमल, प्रतिभाशाली सहृदय। दास की दृष्टि अपने परिवेश, परंपरा और हिंदी साहित्य पर केंद्रित है। वे काव्य प्रयोजन बदलाते हैं, यानी काव्य प्रयोजन भिखारीदास बताते हैं। एक लहे तप पुंजनी के फल जो तुलसी अरु सुर गोसाई। एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो कबीर बढ़ाई। एकनी को जस ही सो प्रयोजन है रस खानी रहीम की नाई। दास कवि तन की चर्चा बुद्धिवंतनी को सुख दे सब ढाई। काव्य प्रयोजन के संबंध में मम्मट की प्रसिद्ध उक्ति है, यानी मम्मट काव्य प्रयोजन के संबंध में लिखते हैं। काव्य यशस्तर्त कर्तरे व्यवहार विदे शिवे तर रक्षतये सदा। पर निर्वर्तये कांता सम्मितितयोपदेश युजु। तप पुंजनीय के फल की चर्चा भक्ति के प्रसंग में ही सार्थक है। दास ने जिस षट भाषा का उल्लेख किया है वह मध्य युग के संस्कृत के अलंकारिकों, प्राकृत, व्याकरणों और कवियों की षट भाषा से भिन्न है। षट भाषा शब्द रूढ़ हो गया था, पर दास ने अपने युग के अनुरूप षट भाषा में परिगणित होने वाले नामों में परिवर्तन किया है। भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई। मिले संस्कृत पारस्यो आति प्रकट जू होई। ब्रज मागधी मिले अमर नाग जमन भाषानी। सहज पारसीहु मिले षट विधि कबित बखानी। इस षट भाषा के केंद्र में ब्रज भाषा है, यानी षट भाषा के जो केंद्र में भिखारीदास के षट भाषा के केंद्र में ब्रज भाषा है। वह सुंदर भाषा है। वह विलष्ट संस्कृत और फारसी के हिमायती नहीं है। ठीक ठिकाने की ब्रज भाषा में यही शब्द सम्मिलित हो सकते हैं जो अत्यधिक रूप से प्रकट हो, अर्थ व्यवहार में, बोलचाल में प्रयुक्त होते हो। मागधी का अर्थ है अवधि। मागधी का अर्थ अवधि है। अवधि आदि
पूर्व यानी जो पूर्वी की जो बोलियाँ है, मागधी का अर्थ होता है अवधि, और जो पूर्वी की बोलियाँ है यानी पूर्व के प्रदेशी। अमर भाषा देव भाषा संस्कृत है, यानी अमर भाषा जो है वह संस्कृत को कहा गया है, देव भाषा भी संस्कृत को कहा गया है। नाग भाषा का अर्थ है अपभ्रंश, नाग भाषा का अर्थ अपभ्रंश है। जन्म भाषा का अर्थ है खड़ी बोली, यानी जो जन्म भाषा का अर्थ होता है खड़ी बोली। मैं फिर से पढ़ता हूँ। अमर भाषा देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है, नाग भाषा अपभ्रंश को कहा जाता है, जन्म भाषा खड़ी बोली यानी खड़ी बोली हिंदी को जन्म भाषा कहा जाता है। क्योंकि इसके प्रचार प्रसार में भूसल भूसलमानों का विशेष योग है, यानी जो खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में भूसलमानों या मुसलमानों का विशेष योग है। ब्रज भाषा खालिस ब्रज भाषा नहीं थी, उनमें अनेक बोलियों का मिश्रण हो चुका था। तुलसी और गंग भी इन्हीं भाषा का व्यवहार कर रहे थे। तुलसी गंग दोऊ भये सु कवि के सरदार, इनको काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। ब्रज भाषा लिखने के लिए उसकी पूरी काव्य परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, केवल ब्रज क्षेत्र में निवास से काम नहीं चलेगा। यानी ब्रज भाषा में काव्य लिखना है तो ब्रज भाषा का ज्ञान होना चाहिए, केवल ब्रज भाषा के क्षेत्र में रहकर ब्रज भाषा में काव्य लिखा नहीं जा सकता। सूर केशव मंडन बिहारी कालिदास ब्रह्म चिंतामणि मतिराम भूषण सुज्ञानीय लीलाधर सेनापति निपट नेवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए आलम रहीम रसखानी सुंदरादिक अनेकन सुमति भये कहा लो बखानिए। ब्रज भाषा हेत ब्रजबास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानियो। यह भिखारी दास के पंक्तियाँ है, याद रखिए। उपरोक्त कवियों में से अधिकांश ब्रज मंडल के बाहर के रहने वाले थे, यानी जो नाम बताए वह ब्रज प्रदेश के बाहर थे, फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा था। इसके अतिरिक्त ब्रज भाषा एक जातीय भाषा के रूप में विकसित हो चुकी थी, जो हिंदी जाति की तमाम बोलियों को आवश्यकतानुसार अपने में समाविष्ट कर चुकी थी। हिंदी काव्य में तुकों का विशेष महत्व है। भिखारी दास ने पहली बार इस पर ध्यान दिया, यानी जो तुक जो होता है या तुकांत होता है, इसका हिंदी भाषा में हिंदी काव्य में महत्व है, और इस पर ध्यान देते हुए भिखारी दास लिखते हैं। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम सो तीन भांति को लेखी। दास ने अपने काव्य निर्णय में कुछ मौलिक प्रश्न भी उठाए हैं, यानी जो भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में मौलिक प्रश्न बताए हैं। स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम, यानी एक स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति प्रेम जो है, यह भी काव्य निर्णय ग्रंथ में बताया है। बालक का बालक के प्रति प्रेम, बंधु बंधु का प्रेम यानी भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र प्रेम को उन्होंने प्रेम रस की संज्ञा दी है, यानी प्रेम रस की संज्ञा भिखारी दास ने किसको दी है? स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम, बालक का बालक के प्रति प्रेम, बंधु बंधु का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, इनको भिखारी दास ने प्रेम रस की संज्ञा दी है। इसी प्रकार दया को करुणा में अंतर्भुक्त कर दिया है। स्पष्ट है कि वे संस्कृत काव्य शास्त्र से बहुत कुछ लेते हुए भी हिंदी साहित्य के संदर्भ में उनमें कुछ परिवर्तन भी करते हैं, यानी उन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र से बहुत कुछ लिया है, लेकिन हिंदी काव्य शास्त्र से लेने के बाद भी संदर्भ लिए हैं, और उन संदर्भों का हिंदी साहित्य के संदर्भों में जोड़ा है, परिवर्तन किया है। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सोच की दृष्टि से यह नितांत जड़ काल था। यदि दास की परंपरा चली होती तो हिंदी का अपना काव्य शास्त्र बन गया होता है। यानी फिर भिखारी दास की यदि परंपरा चली होती तो हिंदी का ही एक अलग काव्य शास्त्र बन जाता था। लक्षण ग्रंथकारों का भी उद्देश्य मुख्यतः कविता लिखना था, यानी जो लक्षण ग्रंथकार थे उनका भी मुख्य जो उद्देश्य था वह भी कविता लिखना था। सफलता असफलता उनकी अपनी प्रतिभा पर निर्भर थी, यानी जिसकी प्रतिभा प्रबल है उसको सफलता ज़्यादा मिलती थी या ज़्यादा मिलती थी, जिसकी प्रतिभा कम है या लोकप्रिय नहीं है उसको काव्य लक्षण ग्रंथ लिखने में या कविता लिखने में असफलता मिलती थी। दास का कहना है, यानी भिखारी दास का कहना है, आगे के सुकवि रिजी है,
तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यानी यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति बहुत बार नेट में सेट में पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछी गई है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, भिखारी दास की यह पंक्ति है। आगे के सुकवि रिझी है, तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इनकी रचनाओं में अनुभूति की गहराई नहीं मिलेगी, पर भाषा में संयम तथा वाक्य विन्यास में सुथरापन मिलेगा। अभी फिर से भिखारीदास की पंक्तियाँ हैं। आनन है अरविंद न फूलो अलीगन, भूले कहाँ मंडरात हो, कीर तुम्हें कहाँ बाई, लगी ब्रह्म बिंब के ओठन को ललचात हो। दास जू ब्याली न बेनी बनाव है पापी, कलापी कहाँ इतरात हो, बोलती बाल न बाजत बिन कहाँ, सिगरे मृग घेरत जात हो। घाघरो झीन सो सारी महीन सो पिन नितंबन भारी, उठयो खची दास सुबास सिंगारती, बोझन ऊपर बोझ उठे मची, स्वेद चले मुख चंदनी, स्वे डंक द्वेक ढरे मही फूलनी सो सची, जात है पंकज पात बयान सो, बा सुकुमारी की लंक लचा जरी। एक बात मैं बताता हूँ यहाँ पर, मैं इसका अर्थ भी बता सकता हूँ, लेकिन कैसा है, समय कम है। जब भी नेट का जो नया पाठ्यक्रम आएगा तो वह रचनाएं हमें पढ़नी है। नेट की जो नई नेट का पाठ्यक्रम बदलने वाला है, जो नई रचनाएं आएगी तो उनको पढ़ना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए एक पढ़ते जा रहा हूँ। फिर भी जहाँ लगता है कि यह पूछे जाने योग्य है तो मैं बताऊँगा। देश बिनु भूपति दिनेश बिनु पंकज, फनेस बिनु, यानी इनका इन पंक्तियों का अर्थ नहीं पूछेगा तो यह किसकी है पूछेगी। फनेस बिनु मनी ओ, सीनेस दिनेश बिनु जामिनी, दीप बिनु नेह ओ, सुगेह बिनु संपत्ति, अदेह बिनु देह घनमेह बिनु दामिनी, कविता सुछंद बिनु मीन जल ब्रंद बिनु, मालती मलिंद बिनु होत छवि छामिनी, दास भवंत बिनु संत अति व्याकुल, बसंत बिनु लतिका, सुकंत बिनु कामिनी। अभी यहाँ से प्रताप शाही यह कवि निर्माण होते। इसके पहले हमने भिखारी दास को देखा और अब प्रताप शाही को देखेंगे। रीतिकाल के अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार, यानी रीतिकाल के जो अंतिम है श्रेष्ठ जो रीति ग्रंथकार है वह है प्रताप शाही। काव्य की दृष्टि से भी इनकी गणना श्रेष्ठ कवियों में जाती है। यानी प्रताप शाही ने लक्षण रीति ग्रंथ भी लिखे हैं और कविता भी लिखी है। कविता के क्षेत्र में भी प्रताप शाही का स्थान प्रसिद्ध है और ग्रंथकार के भी। बुंदेलखंड के निवासी रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे। यानी प्रताप शाही जो थे वह बुंदेलखंड के निवासी थे, बुंदेलखंड के रहने वाले थे और रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे। यानी प्रताप शाही के पिता का नाम रतन सेन बंदीजन था और चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। यानी प्रताप शाही किसके दरबार में थे, वह चरखारी नरेश विक्रम शाही के दरबार में रहते थे। उनका रचना काल, अभी प्रताप शाही का जो रचना काल है वह 1823 से 1850 तक ठहराया गया है। यानी 1823 से 1850 तक प्रताप शाही का है और भिखारी दास का जो है वह 1734 से लेकर 1750 तक है और 1823 से लेकर 1823 से 1850 तक प्रताप शाही का है रचना काल। इनकी कीर्ति का आधार व्यंग्यार्थ कौमुदी, यानी इनकी प्रसिद्धि या कीर्ति प्रताप शाही की वह व्यंग्यार्थ कौमुदी नामक ग्रंथ से हुई है। 1825 है 25 यानी व्यंग्यार्थ कौमुदी यह 1825 में लिखी हुई है। इनके अन्य ग्रंथ है, यानी प्रताप शाही के अन्य ग्रंथ है श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, जयसिंह प्रकाश, काव्य विनोद, रसराज की टीका, रत्न चंद्रिका आदि। काव्यार्थ कौमुदी में रीति ग्रंथकारों के प्रतिपादन का क्रम उलट दिया गया है। यानी जो काव्यार्थ कौमुदी है उसमें जो रीति ग्रंथकार है इसका जो क्रम है वह उल्टा दिया गया है। रीति ग्रंथकारों में पहले लक्षण लिखे गए हैं और बाद में उनके उदाहरण।
यानी काव्यार्थ कौमुदी में रीति ग्रंथों में प्रताप शाही ने पहले लक्षण लिखे और बाद में उदाहरण बताए हुए हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्षण है, यानी व्यंग्यार्थ कौमुदी में प्रताप शाही ने पहले लक्षण बताए हुए हैं और बाद में उदाहरण। लक्ष्य अंश मूल है, लक्ष्य अंश वृत्ति, इसे एक नया प्रयोग कहा जा सकता है, यानी एक नया प्रयोग कहा जा सकता है जो परिपाटी के विरुद्ध था, यानी जो परिपाटी चल रही थी, जो परंपरा चली थी, उसके विरुद्ध में लिखा। व्यंग्यार्थ कौमुदी के संबंध में एक बृहद इतिहास में लिखा गया है। जो व्यंग्यार्थ कौमुदी ग्रंथ है उसमें एक बृहद इतिहास में लिखा गया है व्यंग्यार्थ कौमुदी के बारे में। मूलतः इसका प्रतिपाद्य नायक नायिका भेद ही है, न कि ध्वनि तथा व्यंग्यार्थ, जैसा कि हिंदी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों ने लिखा है। यानी काव्य कौमुदी में व्यंग्यार्थ कौमुदी यह नायक नायिका भेद का ही ग्रंथ माना गया है, वह ध्वनि तथा व्यंग्यार्थ जैसा नहीं है। हिंदी साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों ने लिया है। सभी इतिहासकारों में शुक्ल जी भी है, यानी सभी इतिहासकारों ने शुक्ल जी भी है। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए, शुक्ल जी ने लिखा है। अभी शुक्ल जी प्रताप शाही के बारे में लिखते हैं, महत्वपूर्ण कोटेशन है। शुक्ल जी ने प्रताप शाही जी के बारे में लिखा है। शुक्ल जी लिखते हैं, प्रताप शाही जी का यह कौशल्य अपूर्ण है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पद दे रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे जो तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस मधुर ग्रंथ कह सकते हैं। यानी वह फिर से पढ़ता हूँ, शुक्ल जी क्या कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रताप शाही जी का यह कौशल्य, कौन सा कौशल्य है, जो कि नायिका भेद है न कि, यानी नायिका भेद नहीं है, वह ध्वनि व्यंग्यार्थ है। उसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम से सब पदे रखे, यानी नायिका भेद के क्रम से ही सब पदे रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथों को चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस मधुर ग्रंथ कह सकते हैं। अपूर्ण कौशल्य यह है कि सभी पद योजना और ध्वनि के उदाहरण हैं, यानी सभी जो भी नायिका भेद के जो पद है वह अपूर्ण सभी पद योजना और ध्वनि के उदाहरण हैं। जो लोग उसका प्रतिपाद्य नायिका भेद मानते हैं उनके अपूर्ण कौशल्य को क्या कहा जाए। शुक्ल जी ने प्रताप शाही जी के आचार्यत्व और कवित्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। फिर से वहाँ शुक्ल जी का एक कथन है प्रताप शाही जी के बारे में। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास से यह कुछ 20 ही ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में जाती है, तो उधर आचार्यत्व इन तीनों से भी और दास से भी कुछ आगे ही दिखाई पड़ता है। यानी वह प्रताप शाही का जो आचार्यत्व है वह अन्य से आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। यह कथन जो है यह भी शुक्ल जी का कथन है। प्रताप शाही का भाषा पर पूरा अधिकार था। छंदों में न कहीं फालतू शब्द है और न दुरारूढ़ कल्पना। यानी प्रताप शाही जो थे वह भाषा के वह ज्ञाता थे, भाषा पर उनका पूरा अधिकार था, क्योंकि उन्होंने छंदों में कोई फालतू शब्दों या जो जिसका कोई अर्थ नहीं है ऐसे शब्द उन्होंने लिए भी नहीं है, और जो कल्पना को भी ज़्यादा उन्होंने महत्व नहीं दिया। वाक्य विन्यास में इतनी सफाई बहुत ही कम कवियों में मिलेगी। शुक्ल जी इनको पद्माकर के समकक्ष बड़ा कवि मानते हैं। यानी प्रताप शाही को पद्माकर के समकक्ष शुक्ल जी ने माना है। शुक्ल जी पद्माकर के समकक्ष, यानी पद्माकर के समकक्ष प्रताप शाही को शुक्ल जी मानते हैं। इनकी कविताओं के कुछ उदाहरण, अभी प्रताप शाही के कविताओं के कुछ उदाहरण। तड़पे तड़िता चहु ओरंते छिति छाई समीरन की लहरें, मदमाते महा गिरी श्रृंगन पे गन मंजू
मयूरन के कहरे, इनकी करनी बरनी न पैरे, मगरूर गुमानन सो गहरे। घन ए नभ मंडल में छहरे छहरे गहरे, कहू जाए कहू ठहरे। ननन जिठानी अनखानी रहे आठों जाम, बरबस बातन बनाए आए आरती। रची रची बचलन अलिक बहु भातिन के, करी करी अनक पिया के कान भरती। कहे प्रताप कैसे बसिए निकसिए क्यों, मौन गही रहिए तउन नेक टरती। निज निज मंदिर में सांझ ते सवेरे दीप, मेरे केली मंदिर में दीप को न धरती। अभी यहाँ से ग्वाल जो कवि है उनका परिचय देखेंगे हम। ग्वाल का जो जन्म है वह 1791 में होता है और ग्वाल की मृत्यु 1868 में होती है। ग्वाल कवि रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि है, यानी जो शास्त्र ग्रंथ जो रीति ग्रंथ लिखने वाले ग्वाल जो है रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि है। उनकी जन्मभूमि वृंदावन थी, यानी ग्वाल की जो जन्मभूमि नाम से ही पता चलता है कि ग्वाल जो है वृंदावन के थे। वृंदावन अभी सही ग्वाल जो है वह वृंदावन के थे, नाम से ही ग्वाल यानी ग्वाल जो शब्द है ग्वाला वह वृंदावन के जो गाय चराने वालों को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ग्वाल जो वृंदावन के थे वह रीतिकाल के शास्त्र अंतिम शास्त्र कवि थे। वे नाभा नरेश जसवंत सिंह के दरबार में भी थे, यानी ग्वाल जो थे नाभा के नरेश जसवंत सिंह के दरबार में थे, यानी ग्वाल जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कुछ दिनों तक वे महाराज रणजीत सिंह के दरबार में भी रहे, यानी कुछ दिनों तक वहाँ रणजीत सिंह के दरबार में भी रहे। वहाँ पर परनेस से उनकी प्रतिद्वंदता रहती थी। पंजाब की युद्धजन्य अशांति के कारण वे हिमालय प्रदेश में स्थित मंडी सुकेत के राज दरबार में जा पहुँचे, यानी वहाँ ग्वाल जो है पहले जसवंत सिंह के दरबार में रहे, फिर रणजीत सिंह के दरबार में रहे और फिर वहाँ से हिमाचल प्रदेश के मंडी सुकेत में राज दरबार में पहुँचे। वहाँ भी बहुत दिन नहीं ठहरे, फिर वहाँ भी वह नहीं ठहरे, लौटकर मथुरा में रहने लगे। फिर वहाँ से यानी हिमाचल प्रदेश से लौटकर फिर मथुरा में आए। गद्दर के बाद कुछ दिनों तक वे रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां के दरबार में भी रहे, यानी यह किन किन के दरबारों में रहे, जसवंत सिंह के दरबार में रहे, फिर उसके बाद रणजीत सिंह के दरबार में रहे, फिर हिमाचल प्रदेश चले गए और फिर उसके बाद वह मथुरा आने के बाद फिर रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां के दरबार में भी रहने लगे। इनका उल्लेख उर्दू के प्रसिद्ध कवि अमीर अहमद मिनाई ने इंतखाबे यादगार नामक पुस्तक में किया है, यानी ग्वाल का जो उल्लेख है वह उर्दू के जो प्रसिद्ध कवि अमीर अहमद मिनाई ने इंतखाबे यादगार नामक पुस्तक जो उर्दू की है उसमें किया है। खोज में इनके 11 ग्रंथों का उल्लेख है, यानी ग्वाल के 11 ग्रंथ मिलते हैं। रसिकानंद, यमुना लहरी, नक्शिक हमीरहट्ट, कवि हृदय, विनोद, नेह निबाह आदि। वे अनुकर्ता आचार्य भी थे और अनुकर्ता कवि भी, यानी वो आचार्य भी थे और कवि भी थे ग्वाल। ऐसा लगता है कि इनके समय तक रीति ग्रंथकार थक चुके थे, यानी रीति ग्रंथ ग्वाल के समय तक जो थे रीति ग्रंथकार थक चुके थे, वह लिख कर थक चुके थे, उनको अन्य लिखने के लिए याद ही नहीं आता होगा। यह थकान ग्वाल में दिखाई पड़ती है, फिर वह जो थकान है ग्वाल में ही दिखाई पड़ती थी। कविता में ये कभी पद्माकर का अनुकरण करते दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं घनानंद का और कहीं बोधा का, यानी कविता लिखते समय भी यह अनुकरण करते हैं। किसी कविता लिखते समय कोई छंद में वह पद्माकर का अनुकरण करते हैं, कहीं पर घनानंद का करते हैं और कहीं पर बोधा का। रीतिकालीन सामंती विलास की सामग्री से इनकी कविताएं भरी पड़ी है। शुक्ल जी ने कहा है कि इनमें रीति की सनक अधिक थी और इनकी बहुत सी कविताएं बाजारू है, यानी वह शुक्ल जी कहते हैं ग्वाल को कहते हैं शुक्ल जी कि इनकी कविता में रीति की सनक जो है अधिक दिखाई पड़ती है, यानी रीति की जो लक्षण है वह अधिक दिखाई पड़ते हैं और इनकी कविताएं बाजारू है। यह शुक्ल जी का कथन ग्वाल के बारे में है।
चिंतामणि और ग्वाल के बीच बहुत से रीति ग्रंथकार हुए जो मुख्यतः रीति चेतस है। चिंतामणि और ग्वाल के बीच बहुत से रीति ग्रंथकार हुए, वह रीति चेतस काव्य धारा में बच्चन सिंह ने लिखे हैं। काव्य चेतस नहीं, काव्य चेतस में वह नहीं है। इन इनकी संख्याओं को देखते हुए भी इस काल का नाम रीतिकाल रखना संगत और औचित्यपूर्ण है। कुलपति सुखदेव, कालिदास, श्रीपति, तोषनिधि, सोमनाथ, दुल्हन, भान कवि, थान कवि, रसिक, सुमति, भूपति, गुरुदीन पांडे, रसिक, गोविंद आदि अनेक कवि हुए जिनकी रचनाएं रीति केंद्रित है, न कि काव्य केंद्रित है। यानी जी बच्चन सिंह के अनुसार जी किनकी कविताएं रीति में भी नहीं आती और काव्य में भी नहीं, काव्य केंद्र में नहीं आती और रीति केंद्र में नहीं आती, उसके नाम मैं फिर से पढ़ता हूँ। पहली बार आते हैं कुलपति सुखदेव, कालिदास, श्रीपति, तोषनिधि, सोमनाथ, दुल्हन, भान कवि, थान कवि, रसिक, सुमति, भूपति, गुरुदीन पांडे, रसिक, गोविंद आदि। यह जो कवि है इनकी कविताएं जो है रीति केंद्र में भी नहीं आती है और काव्य केंद्र में भी नहीं आती है। अब यहाँ से काव्य चेतस यह हम देखेंगे। काव्य चेतस या काव्य केंद्रित कवियों ने भी रीति ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनका मन उनमें नहीं रमा। अभी काव्य चेतस यानी काव्य चेतस के में जो काव्य चेतस या काव्य केंद्रित कवियों यानी काव्य चेतस में जो जिन्होंने लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने काव्य लिखे हैं। तो ये काव्य चेतस के कवियों ने रीति ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन रीति ग्रंथ लिखने में उनका मन नहीं रमा या रीति ग्रंथ लिखने में उनको रोचकता या रीति ग्रंथ लिखने में उनको ज़्यादा उत्साह नहीं आया। कविता करना उनका मुख्य लक्ष्य था। यानी काव्य चेतस में जो कविता लिखने वाले कवि है उनको काव्य चेतस कहा जाता है। रीति ग्रंथ नहीं लिखे हैं, रीति ग्रंथ भी लिखे हैं लेकिन उनका मन नहीं रमा। लेकिन काव्य चेतस के कवियों का जो मुख्य लक्ष्य था वह कविता लिखना था। यो वे कवि भी जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है कविता ही लिखना चाहते थे। यानी जो ऊपर जो उल्लेख किया जा चुका है वह कवि भी कविता लिखना चाहते थे। दास ने तो स्पष्टता कहा है कि आगे के कवियों के रिझने पर ही कविता की अच्छाई प्रमाणित होगी, किंतु कुछ कवियों को छोड़कर अधिकांश सामान्य कोटि के कवि हैं। राजसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ न कुछ पंडिताई जरूरी थी। कविता न सही रीति ग्रंथ सही। यानी राजसभा में बड़प्पन पाने के लिए या राजसभा में मान सम्मान पाने के लिए कविता लिखने से राज दरबार में बड़प्पन या मान सम्मान नहीं मिलता था, इसलिए वह रीति ग्रंथ लिखते थे। असफल कवि आलोचक बन जाता, यानी जो कविता लिखने में असफल हो जाता था वह आलोचक बन जाता था। काव्य चेतना संपन्न कवि रीति परंपरा का निर्वाह भर कर रहा था। उनका मन काव्य रचना के प्रति प्रतिद्वंद्व था। ऐसे कवियों में मतीराम, देवभूषण और पद्माकर प्रमुख है। यानी जो कवि रीति परंपरा का निर्वाह यानी काव्य चेतना संपन्न कवि यानी जो काव्य लिखने में निपुण कवि है वह रीति परंपरा का निर्वाह कर भर रहा था। उनका मन काव्य चेतना के प्रति प्रतिद्वंद्व था, यानी प्रतिबंध था, यानी काव्य रचना के प्रति ही उसका मन लगता था। ऐसे कवियों में मतीराम, देवभूषण और पद्माकर यह मुख्य है जो काव्य लिखने के लिए प्रतिबद्ध थे, यानी काव्य लिखने का ही वह उनका उद्देश्य मानते थे। अभी यहाँ से मतीराम, ये बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मतीराम वे रस और अलंकार दोनों पर रीति ग्रंथ लिखे। यानी मतीराम ने एक मिनट मतीराम ही है। मतीराम ने रस और अलंकार दोनों पर रीति ग्रंथ लिखे हैं, पर लोक में इनके रीति ग्रंथों पर ध्यान नहीं दिया गया। यानी फिर मतीराम ने
रस और अलंकार दोनों पर ऋतिक ग्रंथ लिखे हैं, पर लोगों में या लोक में इनके ऋतिक ग्रंथों पर ध्यान नहीं दिया गया। वे कवि के रूप में ही विख्यात है। यानी मतीराम ने ऋतिक ग्रंथ लिखे हैं, उसने रस और अलंकार पर ऋतिक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ऋतिक ग्रंथों के ऊपर मतीराम के ऋतिक ग्रंथों पर किसी का ध्यान नहीं गया और वह काव्य लिखने में ही विख्यात हुए। काव्य के माध्यम से ही वह प्रसिद्धि हुई। कविता को सरसता और भाषा के सुष्ट प्रयोग के कारण रीति की दृष्टि से रसराज और उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। यानी फिर उन्होंने मतीराम ने कविता में सरलता और भाषा के जो प्रयोग है उसके कारण रीति की दृष्टि से रसराज जो कृति है मतीराम की, वह उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ, यानी रसराज ग्रंथ से ही मतीराम की कृति हुई है, प्रसिद्धि हुई है। अधूरा लगता है रसराज के प्रतिपादन के बिना उनमें नायिका भेद का वर्णन शुरू हो गया। कवि भाषक नायिका दोनों का लक्षण लिखना चाहता था, किंतु लिखता है सिर्फ नायिका का लक्षण। यानी मतीराम जो है भाषा और नायिका दोनों की लक्षण लिखना चाहता था, लेकिन वह नायिका का ही लक्षण लिख पाते हैं, भाषा का लक्षण वह लिख नहीं पाते। जाहिर है कि रसराज के शास्त्रीय पक्ष से उसकी रुचि का मेल नहीं बैठता। ललित ललाम में अनुप्रास, यमक, पदबंध आदि की अनुपस्थिति इस तथ्य की सूचक है कि शब्द क्रीड़ा से उसका दूर का संबंध था। मतीराम का जन्म तिकमापुर जिला कानपुर में हुआ था। यानी मतीराम का जो जन्म है वह तिकमापुर कानपुर में हुआ था, किंतु उनकी जन्मतिथि के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं। अभी मतीराम की जन्मतिथि के बारे में भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में उनका जीवन काल 1639 से 1716 ठहराया। फिर उनके जन्मतिथि के बारे में सटीक तथ्य नहीं मिलता। तो फिर मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, उन्होंने हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने जो मतीराम का जो समय है वह 1639 से 1716 बताया है, किंतु मिश्र बंधु विनोद में 1617 ई को उनका जन्म वर्ष मान लिया गया है। शुक्ल जी को भी यही माने, फिर शुक्ल जी भी यही मानते हैं, पर यह सब अनुमानानिश्चित है। ललित ललाम से स्पष्ट है कि इसकी रचना उस समय हुई जिस समय वे बूंदी के राव भाऊ सिंह के दरबार में रहते थे। यानी जो भाऊ सिंह के दरबार में थे। राय भाऊ सिंह के राजकाल के आधार पर विद्वानों ने ललित ललाम का रचना काल 1661-64 के आसपास माना है। यानी विद्वानों ने जो राय भाऊ सिंह के दरबार में राजकवि थे, तो तब यहाँ ग्रंथ लिखा था ललित ललाम। उसके रचनाकाल के अनुसार ही राय भाऊ सिंह के रचनाकाल के आधार पर ही ललित ललाम का समय 1661 से 1664 माना जाता है। किसी योगनाथ के प्रियर्थर्थ उन्होंने बिहारी सतसई की देखा देखी मतीराम सतसई लिखी। फिर उन्होंने जो बिहारी की सतसई देखी और योगनाथ के प्रीत्यार्थ यानी किसी योगनाथ को देखकर उन्होंने बिहारी की सतसई देखी और फिर उन्होंने मतीराम सतसई लिखी। यह अनुमान था 1668 से 1676 के बीच संकलित की गई है। यानी फिर जो बिहारी सतसई का नहीं मतीराम सतसई का जो समय है वह 1668 से 1776 बताया जाता है। इनके अतिरिक्त अलंकार पंचाशिका, छंदसार, पिंगल और व्रत कौमुदी भी इन्हीं की लिखी बताई जाती है, किंतु इन रचनाओं का स्तर इतना घटिया है कि इन्हें रसराज के लेखक की कृतियाँ नहीं कहा जा सकता। यानी उसमें उनके विषय जो है थोड़े नीचे होंगे या निम्न स्तर के होंगे। इसी का दूसरा नाम व्रत कौमुदी है। यानी किसका? मतीराम है। उन्होंने छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ स्वरूप सिंह के बुंदेला के लिए लिखा था। अभी मतीराम ने छंदसार जो ग्रंथ है वह
पिंगल ग्रंथ है, वह ग्रंथ स्वरूप सिंह बुंदेला के लिए लिखा था। स्वरूप सिंह बुंदेला के लिए मोतीराम ने छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ लिखा था। शंभुनाथ सोलंकी के लिए मोतीराम ने दूसरा नाम व्रत कौमुदी ग्रंथ लिखा है। अलंकार पंचशिका ग्रंथ भी यही है, यानी अलंकार पंचशिका ग्रंथ भी मोतीराम का ही है। प्रसिद्ध मोतीराम की लिखी हुई 3 ही पुस्तकें हैं, यानी मोतीराम के 3 ही ग्रंथ है, रसराज, ललित ललाम और सतसई। मोतीराम सतसई, सतसई बिहारी की भी है और मोतीराम की भी है, और भी किसी कवि की है, हम वह बाद में देखेंगे। उनकी किसी भी पुस्तक में रचनाकाल का निर्देश नहीं है, यानी किसी भी पुस्तक में उन्होंने सटीक तरह से रचनाकाल नहीं बताया। रसराज और ललित ललाम में उनके निर्माण की तिथियां नहीं दी गई है। अंततः कौन पहले लिखा गया और कौन बाद में, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद, यानी कौन सा ग्रंथ पहले में है, पहले लिखा, और कौन सा ग्रंथ बाद में, यह विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि उन ग्रंथों के बारे में खुद मोतीराम ने भी कुछ तिथि या वर्ष नहीं बताया है। मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ता के आधार पर रसराज को ललित ललाम का परवर्ती कहा है, यानी मिश्र बंधुओं ने जो प्रौढ़ता, ग्रंथों की प्रौढ़ता देखते हुए रसराज को ललित ललाम का परवर्ती कहा है। पर यह कोई ऐसा कारण नहीं है जो मिश्र बंधु के मत को सही सिद्ध करता हो। किसी की पहली रचना भी प्रौढ़तम सिद्ध होती है। रसराज फूलमंजरी के बाद की रचना हो सकता है। यो फूलमंजरी भी प्रसिद्ध मोतीराम की लिखी हुई नहीं प्रतीत होती। रसराज उनकी पहली रचना है। उस समय तक वे दरबार की खोज में भटकते रहे, यानी रसराज उनकी पहली कृति मानते ही बच्चन सिंह हैं, और वह किसी दरबार में सम्मिलित होने के लिए दरबार खोजते थे। वह किसी भी व्यक्ति को समर्पित नहीं है, यानी रसराज जो है मोतीराम का, वह किसी राजा को या किसी व्यक्ति को समर्पित नहीं है। संभवतः इसीलिए उनमें इतनी सहजता और सरसता है, और मध्यवर्गीय गृहस्थी जीवन की कुछ मनोहर छवियां हैं। ललित ललाम का अर्थ है अलंकार सौंदर्य। मोतीराम का जो ग्रंथ है ललित ललाम, उसका अर्थ, ललित ललाम का अर्थ होता है अलंकार सौंदर्य। उनमें रसराज के भी कुछ छंद रख दिए, यानी रसराज के भी कुछ छंद ललित ललाम में रेखांकित किए हुए दिखते हैं। ललित ललाम के 60 छंदों में राज प्रशस्ति है, यानी ललित ललाम के जो 60 छंद है उसमें राज प्रशस्ति लिखी हुई है। मोतीराम के भाई भूषण के शिवराज भूषण में भी राज प्रशस्ति है, यानी मोतीराम के जो भाई थे भूषण, उनमें भी शिवराज भूषण में, भूषण का जो ग्रंथ था शिवराज भूषण, उसमें भी राज प्रशस्ति लिखी हुई है। ये वह भी अलंकार का ही ग्रंथ है, यानी शिवराज भूषण भी अलंकार का ही ग्रंथ है, पर दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। दोनों में कौन से, जो कि ललित ललाम और शिवराज भूषण दोनों भी अलंकारित ग्रंथ है, लेकिन दोनों में अंतर है। मोतीराम का वीरता वर्णन का दस्तूर निभाता है, यानी मोतीराम ने जो वीरता का वर्णन किया है वह एक निभाता हुआ दिखाई देता है। न शब्दों में जान है और न अर्थों में सच्चाई, यानी मोतीराम ने जो वीरता का वर्णन किया है उसमें शब्दों भी कोई प्रभावी शक्तिशाली नहीं दिखते, और अर्थ भी कोई सच्चाई के साथ एक कल्पना के आधार पर की हुई वीरता का वर्णन। वह शुद्ध प्रशस्ति वाचन है। बूंदी नरेश की वीरता दिल्ली के आलम पनाह का हुक्म मानने और दिल्लीपति का दलपति होने के निहित है। उनका यह प्रकाश दिल्लीपति के प्रकाश से प्रकाशित है। भूषण एक जातीय युद्ध अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष में शामिल थे, यानी जो भूषण थे, भूषण एक जातीय कवि थे, एक जातीय युद्ध और अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष करने में शामिल थे। अंत भाषा की गड़बड़ी के बावजूद तथ्यगत सच्चाई अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। मोतीराम की कृति का प्रकाश स्तंभ रसराज की सिद्धि होता है, यानी मोतीराम की जो प्रसिद्धि है वह उनका ग्रंथ रसराज से ही मोतीराम की प्रसिद्धि होती है, यह सिद्ध होता है।
रसराज के आरंभ में ही सौंदर्य का जो प्रभावशाली अंकन किया गया है वह सहृदय का कंठहार बन गया है। यानी रसराज के ग्रंथ लिखने में जो आरंभ का जो सौंदर्य चित्रण है वही प्रभावशाली है और उसी के कारण ही पाठक वर्ग में वह प्रसिद्ध हो चुका है। पढ़ते हैं यह प्रारंभिक कुछ पंक्तियाँ। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंकन चारु गुराई, आखिन में असलानी, चितोनी में मंजू, विशालन बिलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं, मति राम लहे मुस्कानी मिठाई, जो निहारिये, नेरे ने नैनिये, त्यो त्यो खड़ी निखरे सी निटकाई। इसमें शोभा से आगे बढ़कर कांति का वर्णन किया गया है। मनमत से आप्यायित युक्ति का नाम क्रांति है। यह स्मरण विलास से बड़ी हुई शोभा है। यानी वीरता जो है विलास से बढ़कर है। शोभा में काम विकार नहीं होता लेकिन कांति में इस विकार का आविर्भाव होता है। यानी सौंदर्य में काम विकार नहीं होता है लेकिन जो कांति होती है, चमक होती है, उसमें काम विकार का अंतर्भाव होता है, काम विकार होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काम विकार के कारण व्यक्तित्व में एक चमक आ जाती है। यानी जो मन में जो काम विकार है उसके कारण व्यक्तित्व में एक अलग चमक आ जाती है। इस विकार को कवि दूसरी पंक्ति के चाक्षुष बिंबों द्वारा अभिव्यक्त करता है। चौथी पंक्ति अपने विरोधाभास या विसंगत्यात्मक प्रयोग के कारण अत्यंत आकर्षक बन गई है। सौंदर्य चित्रण में वे इस तरह का प्रयोग करने में सिद्धहस्त है। वह मुख की मधुराई कहाँ कहो मीठ लगे, आखिन लुगाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।